तो गाइज आज हमारे टॉपिक का नाम है जो हम पढ़ने वाले हैं क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रैकोमा पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले से स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि नॉर्मली भी अगर ऑप्थेल्मिक कोई भी टॉपिक है उसके पास साथ साइंस हमें सिम्टम्स जो है हमारे हमें आइडिया होना चाहिए कि यार ये पोर्शन अफेक्ट होता है तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर हो और तुम्हें कुछ ना आता हो तो एटलीस्ट तुम्हें ये 4-5 चीजें पता होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कंजक्टाइवा होता है सबसे बाहर, उसमें हमारे पास कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है, देखो सबसे बाहर की लेयर है ना, तो उसमें हमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगा जिसकी वजह से रिफ्लेक्स में लैक्राइमेशन होगा, इचिंग होगी और ग्रिटी फीलिंग आएगी। डिस्चार्ज डिपेंड करता है कि अफेक्टिंग एजेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन होता है तो वाटरी डिस्चार्ज आता है, बैक्टीरियल होता है तो म्यूकोपिरुलेंट आता है, और अगर जैसे गोनोरिया वगैरह इफेक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉपर पिरुलेंट डिस्चार्ज आता है। ठीक है, ये तुम्हें 5-7 फीचर पता होंगे कंजक्टाइवा के। ऐसे ही कॉर्निया के ये कुछ है, ये मैं आगे बताऊंगी, और कुछ ही यूविया की है, वो ट्रिक से तुम लोग याद कर लेना। हमारा टॉपिक अभी ट्रैकोमा है तो हम कंजक्टाइवा तक ही पढ़ेंगे। उसमें एक चीज हमें याद रखनी है, जब भी कोई भी इन्फेक्शन होगा तो दो तरीके की रिएक्शन होंगी, एक होती है फॉलिकुलर, एक होती है पैपिलरी। ठीक है, तो पैपिलरी रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो एपिथेलियम है उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है, सेंटर में एक ब्लड वेसल होती है, और जब भी पैपिला हमारे मोर देन 1 mm हो जाएंगे तो वो जॉइंट पैपिला बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन होती है, दैट इज फॉलिकुलर रिएक्शन। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो लिम्फॉइड लेयर होती है, एडिनॉइड लेयर होती है, राइट, उसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो उन सेल्स का हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है। और नॉर्मली ये क्या होता है, नियोनेट्स में नहीं दिखाई देती फॉलिकुलर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चों में अभी वो एडिनॉइड लेयर ठीक से नहीं बनी होती है, तो नियोनेट्स में वो रिएक्शन दिखाई नहीं देती है। अब ये दो रिएक्शन होती है आंखों में, कहीं पे पैपिलरी होगी, कहीं पे फॉलिकुलर होगी, कहीं पे दोनों का कंबाइंड होगा। तो ये जो 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 इन्फेक्टिव एजेंट है हमारा, जैसे बैक्टीरिया है, वायरल है, तो उस बेसिस पे ये डिफर करेगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार कंजक्टाइवा में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो दो रिएक्शंस होती है नॉर्मली। अब इसमें कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। तो हम अब अपने लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास ट्रैकोमा है। ट्रैकोमा क्या होता है, एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, उसमें हमारी कॉर्निया और कंजक्टाइवा दोनों इन्वॉल्व होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये की होती है कंटेजियस। ठीक है, तो इस वजह से जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन कि हाँ हम उसका प्रिवेंशन भी करते हैं, क्योंकि एक तो कंटेजियस होती है, दूसरा ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करती है अगर ये कॉज करे एक बार इन्फेक्शन। ठीक है, और ये प्रिवेंटेबल भी होती है, तो दैट इज वर्ल्ड्स लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल एंड इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, है ना। बच्चों में कॉमन होती है, कंटेजियस है तो बायोलेटरल होती है। ये कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसमें होता है। हमारे पास इसकी एटियोलॉजी में क्या आता है, जो इन्फेक्टिव एजेंट होता है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। अच्छा, इस एजेंट की एक खास बात ये है कि ये ना तो प्रॉपर एक बैक्टीरिया है, ना ये एक वायरस है प्रॉपर, ये बीच में कहीं लटक जाता है। ठीक है, तो बीच में कहीं लटक जाने का क्या मतलब है, देखो ये अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाता, दूसरों से लेता है, सेल्स के अंदर रहता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है ये। ठीक है, और इसीलिए हमारी जो नॉर्मल मेडिसिन है वो इस पे एक्ट नहीं करती, इसलिए हम इसमें एजिथ्रोमाइसिन मेनली देते हैं। ठीक है, तो ये इस एजेंट की कुछ खास बातें हैं कि ये बीच में आता है कहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो आंसर में ये सब तो लिखना ही पड़ता है, तो उसको याद करने का अच्छा तरीका ये देखो, ट्रैकोमा माँ हो गया, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये फीमेल्स में कॉमन होता है, और माँ के बच्चे भी होते हैं, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये चाइल्डहुड और बच्चों में इन्फेंसी में ज्यादा ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और है कि ये प्रिवेंटेबल है, तुम्हें पता है ना, और ये इनकंटेजियस है, तो तुम्हें इसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये फैलती है, ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशंस है, इस वजह से ये ज्यादा फैलती है। ठीक है, तो ये हमारी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कंप्लीट हो गई। अब वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, देखो अनहाइजीनिक कंडीशन है तो इसके तरीके क्या होता है, बस डायरेक्ट अगर फैलेगा तो एयरबॉर्न या वाटरबॉर्न रूट से ये फैल सकता है। हमारे जो ऑक्यूलर सिक्रीशंस होते हैं, मेनली जो कंजक्टाइवल डिस्चार्ज होते हैं अफेक्टेड पर्सन के, वो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका होता है, तो उसमें ये वेक्टर ट्रांसमिशन हो सकता है, मटेरियल ट्रांसमिशन हो सकता है, तो ये सब तुम आंसर में लिख देना अपने, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। अब उसके बाद हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो क्या है, देखो ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि इसमें हो क्या रहा है। जब भी ये इन्फेक्शन कॉज करेगा तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कंजक्टाइवा के, तो तुम लिख ही सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि जो डिस्चार्ज होगा वो तभी होगा जब कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो वो नॉर्मल जो तुम्हारे कंजक्टाइवा के साइंस एंड सिम्टम्स में मैंने तुमको थोड़ा बहुत बताया था कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, इचिंग होगी, ये सब तुम्हारे नॉर्मल फीचर्स है। उसके बाद हमारे पास साइंस आते हैं, हम उसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्टिव इन्फ्लेमेशन और एक तुम्हारी इनएक्टिव होती है। तो एक्टिव में क्या होता है, देखो तो मेन जो हमें आइडिया होना
चाहिए वो चीज क्या होना चाहिए कि कंजक्टाइवा में क्या हो रहा है। कंजक्टाइवा में कॉमन सेंस की बात है, कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली कंजेशन होगी, हाइपरीमिया होगा, है ना। लेकिन मेन चीज है कि फॉलिकल्स बन जाते हैं, इसमें फॉलिकुलर रिएक्शन होती है और पैपिलरी दोनों साथ में होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि फॉलिकुलर रिएक्शन में क्या क्या होता है पीछे। अब इसमें हमारे पास जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं वो मेनली हमारे पास अपर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे डेवलप होते हैं, ऊपर की साइड, और इनको हम सैगोग्रेन लाइक फॉलिकल्स भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं, हम जोन्स की बात कर लेते हैं, जैसे हम इसको हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो हमारे पास जोन ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। कैसे लिम्फोसाइट्स होंगे, सेंटर में लिवर सेल्स हो सकती है हमारे पास, और पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स होती है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद एक रिएक्शन होगी फॉलिकुलर, दूसरी की बात कर लेते हैं होती है पैपिलरी रिएक्शन। पैपिलरी रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ब्लड वेसल सेंटर में होती है, और इसमें ये फ्लैट टॉप्ड होते हैं। ये जो हमारे पास दिखाई देगी ना पैपिलरी रिएक्शन हमको आई, अगर हम चेक करेंगे तो हमें फ्लैट टॉप दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमें फ्लैट टॉप दिखाई देगी, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया दिखाई देगा, ये टार्सल कंजक्टाइवा में मेनली होते हैं। ये हमारे पास कंजक्टाइवल साइंस थे। अब हमारे पास कॉर्नियल साइंस है। कॉर्नियल साइंस में क्या होता है, देखो कॉर्नियल साइंस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है पैनस। तो हमारे पास पैनस क्या होती है, पैनस क्या होती है, बेसिकली कॉर्निया में इन्फिल्ट्रेशन होती है सेल्स की अलोंग विद वैस्कुलराइजेशन, ब्लड वेसल्स भी प्रोलिफरेट करती है। कौन सी ब्लड वेसल्स, सुपरफिशियल वाली, ठीक है। इन्फेक्शन ही पूरा ये सुपरफिशियल है। तो दो तरीके का हमारा पैनस बनता है, एक तो प्रोग्रेसिव पैनस बनता है और एक रिग्रेसिव पैनस बनता है। तो देखो हमारे पास जो प्रोग्रेसिव पैनस होता है उसमें ये देखो ब्लड वेसल्स है, ये प्रोलिफरेट करी, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन का जोन जो होता है वो बियॉन्ड द ब्लड वेसल्स लाई करेगा, ठीक है। उसके आगे दिखेगा हमें वो जोन ऑफ फेस, देन वी विल कॉल इट कि हाँ ये देखो प्रोग्रेसिव है। और रिग्रेसिव में क्या होगा, देखो ये इन्फिल्ट्रेशन का जोन है, ये पहले ही रुक गया और ब्लड वेसल्स उसके बियॉन्ड प्रोलिफरेट कर गई। तो इसे हम दो तरीके का पैनस बोलते हैं। और हमारे पास एक चीज और जो इसमें दिखाई देती है कॉर्निया में, वो होते हैं फॉलिकल्स, इसमें भी दिखाई देते हैं, पर यहाँ के जो फॉलिकल्स है हम उनको क्या बोलते हैं, हर्बर्ट फॉलिकल्स बोलते हैं। ये अराउंड द लिम्बस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें कॉर्निया की पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास दूसरे फेज में क्या होता है, जो इनएक्टिव फेज होती है। इनएक्टिव फेज में भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे कि कंजक्टाइवा में क्या दिख रहा है, कॉर्निया में क्या दिख रहा है। तो कंजक्टाइवा में क्या होता है, विद टाइम स्कारिंग हो जाती है। अब जब स्कारिंग डेवलप होती है तो इनिशियली स्टार शेप स्कारिंग डेवलप होती है, विद टाइम वो ऐसा ना मतलब मिल के वो हमें एक लीनियर लाइन दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं आर्ट्स लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्निया में हमें दिखाई देते हैं हर्बर्ट स्पिट। और ये हर्बर्ट स्पिट क्या होती है, देखो जो हमारे हर्बर्ट फॉलिकल्स थे, ये जो हमारे लिम्बस के अराउंड डेवलप हो रहे थे, ये हर्बर्ट फॉलिकल्स थे। ये देखो फॉलिकल्स जितने भी हमारे डेवलप होते हैं वो मेनली पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे डेवलप होते हैं। लेकिन जब कॉर्निया तक इन्फेक्शन पहुंचता है तो फॉलिकल्स अराउंड द लिम्बस हमें दिखाई देते हैं, लिम्बो कॉर्नियल जंक्शन पे, ठीक है। तो विद टाइम ये क्या करते हैं, ये पिट्स में डेवलप हो जाते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ट्रैकोमा में मेनली होता क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या और होता क्या है, ये तुम्हें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होती है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो कुछ कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमारे पास एक होती है मैकेलेंस क्लासिफिकेशन होती है, इसकी एक ट्रिक थी जो मैंने बताई थी कि इट्स मैकेलेन, ठीक है। तो आई से तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन की स्टेज आती है, सेकंड में क्या होती है, टी से हमारे पास ट्रैकोमा स्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद एस से स्टेज ऑफ स्कैरिंग आती है और एक एस से स्टेज ऑफ सीक्वली आती है। WHO ने इसकी एक क्लासिफिकेशन दी थी, फिस्टो क्लासिफिकेशन दी थी। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली एफ से हमारे पास फॉलिकुलर रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, एटलीस्ट 5 और मोर फॉलिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए अपर टार्सल कंजक्टाइवा पे। मैंने तुम्हें कहा था फॉलिकल्स अपर टार्सल पे ही डेवलप होते हैं, तो एटलीस्ट 5 और मोर होने चाहिए। उसके अलावा आई से हमारे पास इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा जब हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन इंटेंस हम बोल देते हैं। फिर विद टाइम वहां पे स्कारिंग हो जाती है, तो दैट इज योर थर्ड स्टेज। फिर उसके बाद वहां पे क्या होता है कि एक ना इसका कॉम्प्लिकेशन होता है ट्राइकियासिस। तो उसमें क्या होता है, आईलैश जो होता है इनवर्ट टर्न हो जाती है और आईबॉल को रब करने लग जाती है, तो हम उसको ट्राइकियासिस बोलते हैं। फिर विद टाइम वहां पे ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो हम उसे कॉर्नियल ओपेसिटी बोल देते हैं। नाम पता कर लो, उसके बाद अगर अंदर का पढ़ना है कि किसमें क्या होता है तो वो तुम्हारी इच्छा है, मैंने नहीं पढ़ा था। उसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस में क्या होते हैं, हमारे पास देखो कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ट्राइकियासिस हो रहा है, आईबॉल को रब कर रहा है, वहां पे अल्सर डेवलप हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, ओपेसिटी डेवलप हो सकती है, एंट्रोपियन हो सकता है। ये सब इसके सीक्वली सॉरी कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। तो देखो इसकी डायग्नोसिस इतनी ईजी है, तुम्हें ऑलरेडी चीजें पता है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता है कि ना ये फुल्ली एक बैक्टीरिया है ना ये वायरस है। हम इसको एक प्रॉपर पोजीशन नहीं बताते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये बीच का हम बोलते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो
एक तो हमारे पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमारे पास बैक्टीरिया, हम जो तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो तुम स्टेन नहीं करोगे, तो हम जिनसे स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके वायरस लाइक फीचर्स है और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, तो हम उसको सेल कल्चर में मैकॉय सेल कल्चर सेल लाइन्स में हम उसको कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पीसीआर कर सकते हैं, बहुत सारे इसके एजेंट्स होते हैं, तो सेरोटाइपिंग कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैंने तुम्हें क्या कहा था, दो रिएक्शन होती है आंखों में, फॉलिकुलर एंड पैपिलरी, राइट। तो हमारे पास जैसे इसमें ना फॉलिकुलर और पैपिलरी दोनों रिएक्शन होती है, लेकिन जैसे हमारी वो होती है वायरल इन्फेक्शन होती है, तो उसमें हमारे पास एक मेनली फॉलिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, तो हमें उससे इसको डिफरेंशिएट करना होता है कि हमारे पास जब एक्टिव ट्रैकोमा में एक फॉलिकुलर हाइपरट्रोफी अगर हमें दिखाई दे रही है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद एडिनोवायरल फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर मेनली वहां पे पैपिलरी हाइपरट्रोफी हमें दिखाई देती है ट्रैकोमा में, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, स्प्रिंग कैटरा से, ठीक है। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। फिर अब अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात कर ले तो डायग्नोसिस तुमने देख ली, ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो हमारे पास मैंने क्या कहा था, ये कंटेजियस होती है, तो एक प्रिवेंशन तुम्हें लिखना ही लिखना है इसका। ट्रीटमेंट बहुत ही इसका सिंपल होता है, ये तुम्हें पता है कि बहुत ही बदतमीज टाइप का ऑर्गेनिज्म है ना, प्रॉपर बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, सेल वॉल इसकी अजीब सी होती है, तो पेनिसिलिन इस पे काम करते नहीं है, इंट्रासेलुलर होती है तो सेल्स के अंदर जाके बैठ जाती है, तो हमें एक ऐसी दवाई देनी है जो सेल्स के अंदर जाके इसको मार सके। पेनिट्रेशन पावर सारे मेडिसिन की इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो मैक्रोलाइड क्लास होती है हमारी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, इनकी बहुत अच्छी पेनिट्रेशन पावर होती है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसलिए एजिथ्रोमाइसिन होता है। दूसरी चीज, हमें इसे टॉपिकल से ज्यादा सिस्टमिक देना होता है, क्यों? क्योंकि ये सेल्स के अंदर है ना, और ये नेजोफेरिंग्स में भी जाके बैठ जाता है ट्रैकोमा, तो हम टॉपिकल से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम यार इसको सिस्टमिक एंटीबायोटिक से ट्रीट करें। तो हम क्या क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव एजिथ्रोमाइसिन, टॉक्सीसाइक्लिन वगैरह होता है, वो सब देख लेना कि किसमें नहीं दे सकते, अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो। इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है, देखो टॉपिकल अगर तुम्हें देना ही है तो टॉपिकल फिर हम 6 वीक्स के लिए देते हैं। अब इतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हें मैंने बताया नहीं है, बट स्टार्टिंग में इसकी ऐसी 2 लाइफ साइकिल होती है ना, इसकी जो लाइफ साइकिल उसमें 2 बॉडीज बनती है, एलिमेंट्री और रेटिकुलर, तुमने माइक्रो में पढ़ा हो तो ऐसे डिफरेंट साइकिल्स में ये ऐसे रेप्लिकेट करता है। तो जो हमारी एंटीबायोटिक है वो हमें ज्यादा टाइम के लिए इसलिए देनी होती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर साइकिल पे जाके एक्ट करती है ना, और वो 2-3 दिन चलती है इसकी साइकिल, तो इसलिए हमें ज्यादा टाइम तक देनी होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लिए तो एक्टिव ट्रैकोमा का ट्रीटमेंट था कि भाई किसी को हो गया हम दे रहे। एक होता है कि विद टाइम अगर वो इनएक्टिव ट्रैकोमा के स्टेजेस में डेवलप हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखो वो सारा हमारे कॉम्प्लिकेशन का स्टेज था, है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं। देखो अगर आई में हमारे स्कारिंग हो गई है या ड्राई आई हो गई तो हम उसको आर्टिफिशियल टीयर दे सकते हैं, है ना, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स दे सकते हैं। अगर वो आई लैशेस ऐसे इन्वर्ट टर्न हो गया, ट्राइकियासिस हो गया है, तो फिर उसमें क्रायोलाइसिस वगैरह कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, एंट्रोपियन हो गया है तो, और केरेटोप्लास्टी या केरेटोप्रेस्टेसिस कर सकते हैं अगर स्कारिंग हो गई हो। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करती है और बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होती है, तो उसकी प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं। सेफ स्ट्रैटेजी होती है, उसमें हमारे पास सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल हाइजीन और एनवायरमेंटल चेंजेस आती है। तो देखो सर्जरी तुम लिख दोगे, तुमने पढ़ लिया, स्कारिंग हो रही है, क्या क्या कर रहे हैं हम, एंटीबायोटिक्स तो मैंने बता दिया, बट अब कैसे कैसे देनी है वो मैं बता दूंगी। और फेशियल हाइजीन में हमें क्या करना है, मेनली ऑक्यूलर सिक्रीशंस को एलिमिनेट करना है। एनवायरमेंटल चेंजेस में जितना तुम्हारे पास दिमाग है उतना लिख दो कि यार हैंड वॉशिंग, हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर फैसिलिटीज, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जितना तुमसे मन है वो लिख दो, है ना। अब एंटीबायोटिक्स कैसे कैसे दे रही है, नहीं कि सबको पकड़ के कुछ भी दे दिया कि यार ये तो कंटेजियस है, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, नहीं। देखो प्रेवलेंस पे डिपेंड करता है। अगर प्रेवलेंस मतलब लोगों में ये 10% से ज्यादा तुम्हें दिख रहा है कि प्रेवलेंस है, तो अगेन सिस्टमिक तुम ओरल एजिथ्रोमाइसिन दोगे। अगर तुम नहीं है, तुम्हें टॉपिकल देना है तो तुम उसे 6 वीक्स के लिए दोगे, लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे कम्युनिटी मेंबर्स को आप देंगे। लेकिन अगर प्रेवलेंस कम है, 5 to 10% है, तो खाली फैमिली मेंबर्स को देंगे, और अगर लेस देन 5% प्रेवलेंस है तो खाली जो हमारे पेशेंट है उनको देंगे हम।